हेलो दोस्तों, आज की जीके की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो की लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? पहला ऑप्शन है एकाधिकार, दूसरा ऑप्शन है पूर्णाधिकार, तीसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार, चौथा ऑप्शन है द्विअधिकार। तो सही उत्तर होगा पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटिव फैक्टर। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। रिकार्डो की लगान सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है। इसलिए सारे बाजार में एक प्रकार का कृषि उत्पादन एक ही कीमत पर बिकता है। अगला प्रश्न, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्ण अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? पहला ऑप्शन भारत की संचित निधि से, दूसरा ऑप्शन भारत की आकस्मिकता निधि से, तीसरा ऑप्शन लेखा अनुदान निधि से, चौथा ऑप्शन है राजकोष से। तो इसका सही उत्तर होगा राजकोष निधि से। राजकोष से अप्रत्याशित व्यय संसद के अनुमोदन के बिना राजकोष निधि से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंतरण आय क्या होती है? अंतरण आय क्या होती है? पहला ऑप्शन अनर्जित आय, दूसरा ऑप्शन अर्जित आय, तीसरा ऑप्शन वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, चौथा ऑप्शन है एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। तो इसका सही उत्तर होगा अनअर्जित आय, जो अर्जित ना की गई हो आय अंतरण आय उसे कहते हैं। अंतरण आय का अभिप्राय अनअर्जित आय से है जिसमें सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय आय पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है। यह सरकारी व्यय है परंतु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते क्योंकि वे चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? पहला ऑप्शन रिकार्डो के अनुसार, दूसरा ऑप्शन मार्शल के अनुसार, तीसरा ऑप्शन कीन्स के अनुसार, चौथा ऑप्शन पीगू के अनुसार। तो आपका सही उत्तर होगा रिकार्डो के अनुसार। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? पहला ऑप्शन फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन दूसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन चौथी अनुसूची। इसका सही उत्तर है दूसरी अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपबंध के बारे में दर्शाया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों या संवैधानिक अधिकारियों के वेतन के उपबंध में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रयास और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दर्शाया गया है।
भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन 9 अनुसूचियां, दूसरा 10 अनुसूचियां, तीसरा ऑप्शन 11 अनुसूचियां और चौथा ऑप्शन 12 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर है 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि संविधान निर्माण के समय जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियां ही थी। नवीन 4 अनुसूचियां समाविष्ट शामिल की गई हैं। 9, 10, 11 और 12 क्रमशः शामिल की गई हैं, जिनमें से संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से संबंधित है। ये अनुसूचियां वर्तमान समय में शामिल की गई हैं। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में बद्ध है। पहला केंद्रीय, दूसरा राज्य, तीसरा विश्व और चौथा समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची में। 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, लेकिन राज्य अनुसूची में सूचीबद्ध है। स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधि बनाने का अधिकार तथा राज्य विधानमंडल को ही है। राज्य सूची में रखे गए विषयों में से कुछ प्रमुख हैं: स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक संपत्ति, स्वास्थ्य, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर, कृषि बिक्री कर, पुलिस, न्याय तथा कारागार आदि सभी पर राज्य सूची में शामिल है। सभी पर लगने वाला टैक्स राज्य सूची में शामिल है। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पहला पंचायती राज, दूसरा अंतर राज्य परिषद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा CAG। सही उत्तर है पंचायती राज। भारत में पंचायती राज आधारित लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आधारिक लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी से होता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है बदियूनी, दूसरा ऑप्शन है अबू फजल, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, चौथा ऑप्शन है बाबर। सही उत्तर है बदायूनी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद रजनामा अनुवाद कहा जाता है। फारसी में अनुवाद क्या कहा जाता है? रज़्मनामा। इसे अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? पहला ऑप्शन अबू फजल, दूसरा बदायूनी, तीसरा अब्दुल लतीफ़, चौथा ऑप्शन ईश्वरदास। सही उत्तर है बदायूनी। रामायण का फारसी में अनुवाद सन 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर तथा बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी थे। इतिहासकारों में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था। उसने
मुंतख उल तवारिख नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुंतख उल तवारिख नामक ग्रंथ की रचना की थी। वह एक कट्टर मुसलमान था, अतः उसने प्रत्येक चीज़ों को शरअ के तराजू पर तौला। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन फैज़ी, तीसरा अब्दुल नबी खां, चौथा बीरबल। इसका सही उत्तर है अबू फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। अबू फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम व तीसरा खंड आईने अकबरी है। अबू फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। अनवार ए सुहैली के नाम से प्रसिद्ध किया था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? पहला ऑप्शन हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन हरिविजय, तीसरा ऑप्शन वास्तुपाल, चौथा ऑप्शन भद्रबाहु। सही उत्तर है हरिप्रसाद विजय। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान था। अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु भी की उपाधि दी गई। मुगल सम्राट में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? पहला ऑप्शन है अकबर और राणा संग्राम सिंह, दूसरा ऑप्शन है अकबर और मेदिनी राय, तीसरा ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप सिंह, चौथा अकबर और उदय सिंह। सही उत्तर है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आपस खां ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा था। राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने के हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? पहला ऑप्शन जोधाबाई महल में, दूसरा ऑप्शन पंचमहल में, तीसरा ऑप्शन इबादत खाना में, चौथा ऑप्शन बुलंद दरवाजा। सही उत्तर है इबादत खाना में अपना विचार विमर्श करता था। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई। इबादत खाना में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार के दिन को संध्या काल मतलब शाम रात्रि के संध्या काल में होती थी। 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभ में ये केवल मुसलमानों के लिए सीमित था। बाद में उसने इसे हिंदू, जैनियों, फारसियों और ईसाइयों के लिए भी खोल दिया। भारत के लिए स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ होगा? जर्मनी में, भारत में, फ्रांस में, रूस में।
सही उत्तर है भारत में। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होता है। वर्ष 2005 में भारत में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों प्रौद्योगिक हस्तांतरण के आधार पर रूस ने खरीदा था, जिसका निर्माण मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में हो रहा है। 14 दिसंबर 2017 को इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी S-21 नौसेना में शामिल हुई। 5 अन्य निर्माण कार्य भी प्रगति पर रहे। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है मॉन्ट्रियल में, दूसरा ऑप्शन स्टॉकहोम में, तीसरा ऑप्शन लंदन में, चौथा ऑप्शन पेरिस में। सही उत्तर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम पड़ता है स्वीडन में। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित हुआ था। 23 दिसंबर 2014 को पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी फर्स्ट ऑप्शन है अकबर के समय, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब के समय, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर के समय, चौथा ऑप्शन है शाहजहां के समय। इसका सही उत्तर है जहांगीर के समय। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार का आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे दौलत चंद्र, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन मसूर। ये सभी फेमस चित्रकार थे उस जहांगीर के समय के। 7 आदर्शों की नई सूची में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया? पहला है रोमन कॉलेजियम इटली में है जो, दूसरा माचू पिच्चू पेरू में, तीसरा पेरिस में एफिल टावर जो फ्रांस में पड़ता है, चौथा ऑप्शन है क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील में। इसका सही उत्तर है फ्रांस में आईफिल टावर को शामिल नहीं किया गया था। 7 जुलाई 2007 को जारी 7 आश्चर्यों की नई सूची, मतलब विश्व विरासत धरोहर यूनेस्को की सूची में पेरिस फ्रांस का आईफिल टावर शामिल नहीं किया गया था। 7 यूनेस्को की सूची में चिचेन इत्या मैक्सिको में, क्राइस्ट द रिडीमर जो ब्राज़ील में है, कॉलेजियम जो रोम में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन, माचू पिच्चू पेरू में, पेंड्रा जॉर्डन तथा ताजमहल जो भारत में पड़ता है, ये इन सभी को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर लिया गया। लेकिन 7 जुलाई 2007 को ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 8वें आश्चर्य के रूप में इस सूची में शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पहला कृषि, दूसरा दंड विधि, तीसरा शिक्षा, चौथा रक्षा डिफेंस सिस्टम। इसका सही आंसर होगा कृषि को
विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची का विषय, जबकि दंड विधि और शिक्षा संवर्ती सूची में है। कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। दंड विधि और शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दंड विधि और शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो।